हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाली हाईफाई एग्ज़ाम स्टडी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फंड्स इन इंडिया। आज हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक फ़ंड और कॉन्टीजेंसी फ़ंड के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक टेट, मास्टर कैडर, नेट और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का वर्णन किया गया है? संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड, इसका वर्णन किया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 261 क्लॉज 1 में। संचित निधि में धन किस तरह गठित होता है? तो ये होता है प्रत्येक तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, आयकर, सरकार द्वारा दिए गए कर से प्राप्त होने वाली राशि आदि को मिलाकर। अगर शॉर्ट में कहें तो जितने भी बड़े सोर्स हैं इनकम के, वो सभी आ जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचित निधि पर किस तरह के खर्च भारित हैं? मतलब इसकी क्या क्या जो एक्सपेंडिचर हैं। ये है फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, संसद के सदस्य, सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों, लेखा परीक्षक एवं महालेखा परीक्षक आदि को वेतन, भत्ते और पेंशन दी जाती है। भारत सरकार का ऋण तथा उसका ब्याज भी इसमें ही शामिल होता है। भारत सरकार दूसरे देशों से जो भी कर्ज लेती है और ब्याज सभी इसी कंसोलिडेटेड फंड से पे होता है। तो यहाँ दो बातें नोट करने वाली हैं। एक तो इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन, और दूसरा सरकार का कर्ज और उसका ब्याज। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्या राज्यों का अपना अलग संचित निधि फंड होता है? जी हाँ, बिल्कुल, राज्यों का भी अपना अलग संचित निधि फंड होता है। अगर होता है तो इस पर किस तरह के खर्चे आते हैं? ये आते हैं फ्रेंड्स इस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा राज्यपाल के वेतन, भत्ते और पेंशन। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि आ जाते हैं, उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में हाई कोर्ट के जजेस की वेतन, भत्ते और पेंशन आ जाते हैं, साथ ही राज्यपाल के भी। संचित निधि में से दिए जाने वाले भत्तों तथा वेतन का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में दर्ज है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे नोट कर लीजिएगा। यह आ जाता है दूसरी अनुसूची में, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। संचित निधि की देखरेख कौन करता है? संचित निधि की देखरेख भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग भी बोल देते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये करता है और समय समय पर अपने प्रबंधन पर संबंधित विधानसभाओं को रिपोर्ट भी करता है। संचित निधि में से धन निकालने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? संचित निधि में से धन निकालने के लिए अनुमति चाहिए होती है संसद की। संसद की अनुमति के बिना कोई भी इसमें से पैसा जो है वो नहीं निकाल सकता। अब सवाल आता है कि क्या संसद में इसके लिए वोटिंग भी की जाती है? तो हाँ, वेतनमान को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से पैसा निकालने पर वोटिंग जरूरी है। जो जिन सभी लोगों को जो पे जो देनी होती है, भत्ते पेंशन जो देनी होती है, उनको छोड़कर बाकी किसी भी रीज़न से अगर पैसा निकालना हो तो वोटिंग की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक निधि का वर्णन किया गया है? पहले हम बात कर चुके हैं कंसोलिडेटेड फंड। अब कंसोलिडेटेड फंड के बाद आता है पब्लिक फंड या पब्लिक अकाउंट। तो इसका वर्णन किया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में। क्या लोक निधि की राशि स्थायी होती है? नहीं, देखिए, लोक निधि की जो राशि होती है वो अस्थायी होती है। अस्थायी रूप से जो धन है वो संचित किया जाता है इसमें। यह अस्थायी क्यों है? क्योंकि ये पैसा आता है भविष्य निधि और दूसरी छोटी बचतों से। यह धनराशि सरकार की नहीं होती, उन्हें कुछ समय में उनको अपने सही मालिकों को वापस लौटाना पड़ता है। पब्लिक फंड या पब्लिक अकाउंट की इसी फॉर्म के कारण या इसी नेचर के कारण इसे संसद से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये लोगों का पैसा होता है और उन्हें लोगों को ही वापस जो है वो करना पड़ता है। इसी कारण इसे अस्थायी भी कहा जाता है। लोक निधि में
धन किस प्रकार एकत्रित किया जाता है? ये किया जाता है सेविंग बैंक डिपॉजिट से, डिपार्टमेंट डिपॉजिट से और प्रोविडेंट फंड से। जो लोग जमा करते हैं ना, ज़्यादातर आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके जो प्रोविडेंट फंड्स वगैरह होते हैं वो सारे जमा होते हैं, जो उनको लास्ट में मिलते हैं। तो जब तक वो नहीं निकालते तब तक जो सरकार है उनको यूज़ करती रहती है, लेकिन बाद में तो सरकार को वापस देना ही पड़ता है ना। नेक्स्ट, क्या लोक निधि से धन निकालने के लिए भी संसद की अनुमति आवश्यक है? नहीं, लोक निधि से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पहले भी बताया कि लोगों का ही पैसा है और लोगों को वापस जाना ही है। आकस्मिक निधि का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अब 2 फंड हो चुके हैं हमारे, कंसोलिडेटेड फंड हो चुका है और पब्लिक फंड हो चुका है। उसके बाद नंबर आता है कॉन्टीजेंसी फंड का, यानी आकस्मिक निधि का। इससे रिलेटेड आर्टिकल है 267। आर्टिकल 267 में कॉन्टीजेंसी फंड का वर्णन किया गया है। अब कॉन्टीजेंसी फंड क्या चीज़ है, आकस्मिक निधि से क्या भाव है? इसमें सरकार के कुछ ज़रूरी तथा अनियोजित खर्चों के लिए धन एकत्रित किया जाता है। राष्ट्रपति मुख्य तौर पर आपातकालीन उपयोग के लिए आकस्मिक निधि में जमा किए धन में से राशि देता है। जब कोई अनप्लैन्ड खर्चा सरकार के ऊपर आ जाता है, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई महामारी आ गई, तो सरकार को पैसे की ज़रूरत होगी। तो वो सरकार पैसा कहाँ से लेगी? वो लेगी कॉन्टीजेंसी फंड से। आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? अब इसका जो नियंत्रण होता है वो होता है राष्ट्रपति का। होती है राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन है, परंतु इसका जो संचालन है वो कौन करता है? वो करता है वित्तीय सचिव या फाइनेंस सेक्रेटरी। अब इसमें से धन निकालने के लिए किसकी परमिशन की ज़रूरत होगी? संसद की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बजट के लिए धनराशि किस निधि से ली जाती है, तो वो ली जाती है संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। आकस्मिक निधि से निकाली गई धनराशि की भरपाई किस प्रकार की जाती है? इस निधि से किए गए खर्च को बाद में उत्तरवर्ती अनुमोदन की आवश्यकता होती है। उत्तरवर्ती अनुमोदन यानी कि संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है, और निकाली गई राशि को संचित निधि में वापस कर दिया जाता है। ये ली भी जाती है संचित निधि से ही, और यूज़ करने के बाद वापस जो है संचित निधि में ही इसको वापस कर दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा के समय राष्ट्रपति धनराशि किस निधि से लेता है? तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्राकृतिक आपदा आ जाए या महामारी आ जाए तो राष्ट्रपति धनराशि कहाँ से लेगा? वो लेगा आकस्मिक निधि से, कॉन्टीजेंसी फंड से। नेक्स्ट, आकस्मिक निधि का निश्चित कोष कितना होता है? ये होता है 500 करोड़। लेकिन जब 1950 में इसका गठन हुआ था तब ये फंड होता था सिर्फ 50 करोड़। कितना होता था? 50 करोड़। लेकिन 2005 में 86th अमेंडमेंट के थ्रू इस राशि को बढ़ाकर कर दिया गया 500 करोड़। पहले क्या होता था कि 50 करोड़ की एक फ़िक्स अमाउंट इसमें रहती थी, लेकिन इसे बढ़ाकर बाद में कर दिया गया 500 करोड़। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।